हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे कल लैंडिंग ऑफ फंड की, वहीं से बात उठाएंगे बेटा। कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ रहे थे, एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। बेटा कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ रहे थे, सबसे पहले ही बात की थी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की, और मैं ये बोल चुका था कि बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सेविंग अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कर दो, करंट अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कर दो, एफडी करा लो, आरडी करा लो, एमओडीएस अकाउंट खुलवा लो। 5 तरीकों से तो बैंक पैसे एक्सेप्ट करता है बेटा, और जब लोन देने लगता है तो बेटा उसकी 3 कैटेगरी हैं। लो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं यहीं से ही बात को। लैंडिंग ऑफ फंड्स, आपकी प्यारी भाषा में बेटा लोन। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू समझने की कोशिश करना। मैंने सबसे पहले कल बैंक ओडी की बात करी थी, और मैंने इसमें बात करी थी बेटा कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में होती है। आप एक रेप्यूटेड कस्टमर हो बैंक के, आपका करंट अकाउंट एक बैंक के पास चलता है सिंस लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स। बेटा बैंक आपको परमिशन दे देता है कि जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। इसी को बोला गया है बैंक ओवरड्राफ्टिंग। कल मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, आपके बैंक में बैलेंस है 20,000, आपने 1 लाख का चेक काट के दे दिया है बेटा, तो 80,000 आपके ऊपर एक तरीके का लोन स्टार्ट हो जाता है बेटा, और इसी को हम बैंक ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ तक बात कल कर चुके हैं बेटा, अब आगे बात बढ़ा रहे। लो जी, बात स्टार्ट करते हैं लोन्स वर्सेस सीसी। प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, और मैंने कहा था लोन का मतलब मेरी तरफ से हर बैंक का हर प्रोडक्ट आ गया इसके अंदर। होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, व्हीकल लोन, जिसका भी आप नाम जानते हो सब इसी के अंदर। सुनना, आप बैंक ब्रांच मैनेजर के पास गए कि सर एक लोन कराना था 50 लाख का। बैंक ने कहा ठीक है लोन तो कर देंगे 50 लाख का, पर हम जो भी लोन करते हैं सब सिक्योर्ड लोन करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम गिरवी रखते हैं, सिक्योरिटी दो। बैंक लोन नहीं करता बेटा बिना सिक्योरिटी के। बैंक ने कहा कि लाओ सिक्योरिटी गिरवी रख दो। आपने कहा ठीक है मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए, मैं वो गिरवी रखने को तैयार हूं, आप मेरे को 50 लाख का लोन कर दो। बैंक ने कहा ठीक है, आप वो प्लॉट के पेपर लेते हैं ना, हम चेक करा लेंगे, सब कुछ ठीक हुआ तो आपको लोन कर देंगे। बेटा आपने 50 लाख रुपए के लोन के लिए 80 लाख के पेपर जमा करा दिए, सब कुछ ठीक निकला, बैंक ने लोन कर दिया। अब बेटा देखो, बैंक का लोन करने का तरीका ये नहीं होता कि बोरी भर के 50 लाख रुपए तैयार रखेगा और नगद कहेगा ये लो जी 50 लाख रुपए। बैंक जब लोन करता है बेटा क्या काम करता है, एक बैंक अकाउंट खोल देता है। जिस ब्रांच से आपका लोन हो रहा है बेटा उसमें एक बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है जिसको लोन अकाउंट बोलता है, उसमें 50 लाख रुपए कैश जमा कर देता है बैंक। अब बेटा उसकी चेकबुक आपको थमा दी जाती है, ये लो चेक काट लो 50 लाख रुपए यूज कर लो। 1 भी रुपया नगद नहीं दिया जाता आपको बेटा। बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसे जमा कर देता है बैंक बेटा, और आपको चेकबुक थमा लेता है, ये लो खर्च लो 50 लाख रुपए जैसे भी आपने खर्चने। ठीक है जी, समझने की कोशिश करना बेटा। 50 लाख का लोन हो चुका है, और मान लो जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे थे वो पर्पस ही डिफीट हो गया। 1 महीना पहले आपने डिसाइड करा था आप एक घर खरीदोगे बेटा, घर खरीदने के लिए आप लोन ले रहे थे बेटा, और आपने जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा, इन द मीन टाइम वो घर किसी और को बिक गया। अब आपको लोन हो चुका है 50 लाख का, आप घर ढूंढ रहे हो बेटा, 1 महीना हो चुका है, अगले 1 महीने में भी आपको कोई घर नजर नहीं आया अच्छा जो आपको पसंद है। 50 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में पड़े हैं बेटा, आपने 1 भी रुपया यूज नहीं करा। मुझे ये जानना है बैंक ब्याज लेगा या नहीं लेगा। सर मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला, बस ये बता दो बैंक ब्याज लेगा या नहीं लेगा। लेगा बेटा, बैंक मामा चाचा ताया तो नहीं लगता ना, ठीक है ना। जिस दिन उसने आपके लोन अकाउंट में पैसे डाल दिए, चाहे आपने 1 रुपया यूज नहीं किया बेटा, आपका मीटर स्टार्ट हो गया और पूरे 50 लाख पे ब्याज लगनी शुरू होगी बेटा, चाहे आपने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करा। कुछ भाई इधर बढ़ाता हूं मैं, यहीं पर
वो नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो गिर गई होगी चवन्नी, बात अलग है। अच्छा ठीक है, मैं बहुत उतारता हूँ इस मैटर में, देख भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, जितना मर्जी प्यार करवा ले मेरे से, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे नहीं मैं सुन सकता बिल्कुल भी। ये यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं देखता रहे बस अब। हाँ जी बेटा, चाहे आपने 1 रुपया भी नहीं निकाला तब भी बैंक पूरे 50 लाख पे इंटरेस्ट लेता रहेगा बेटा, क्योंकि बैंक की क्या गलती है इसमें? बैंक ने जिस दिन आपके लोन अकाउंट में पैसा डाला, आपका मीटर स्टार्ट हो गया, आप चाहे यूज करो कि ना करो। अब बेटा इसको कंपेयर करना विद सीसी लिमिट, और बेटा ये अकाउंट की ना बहुत ही तगड़ी खूबियां हैं, ऐसा भी अकाउंट हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं बना आज तक बेटा। लो मैं इसको कंपेयर कराऊंगा लोन के साथ, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी सेम है। आप बैंक ब्रांच मैनेजर के पास पहुंच गए, सर एक सीसी लिमिट बनवानी थी 50 लाख की। ब्रांच मैनेजर ने कहा सर ऐसे नहीं बनाते हम सीसी, ये बताओ गिरवी क्या रखोगे? आपने कहा जी एक प्लॉट ऑफ लैंड है, कीमत 80 लाख रुपए, गिरवी रखने को तैयार हो। आप बैंक ब्रांच मैनेजर ने बोला चलो कल पेपर लेके आना, चेक करेंगे, सब कुछ ठीक हुआ तो सीसी लिमिट बना देंगे 50 लाख रुपए। सर सब कुछ ठीक निकला, बैंक ने सीसी लिमिट बना दी 50 लाख की। अगेन लिमिट बनाने का तरीका सेम, आपका एक अकाउंट खोल दिया जाएगा बैंक में बेटा, उसमें 50 लाख डिपॉजिट कर देगा बैंक, आपको चेकबुक थमा देगा, यूज करते रहो, ठीक है जी। अब सुनना बेटा, इस अकाउंट की ब्यूटी क्या है बेटा, मजा ही आ जाएगा सुनकर। लेट सपोज कि मैं एक बात करता हूं, जनरल केस में सीसी लिमिट बेटा बिजनेस फर्म खुलवाती हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं बेटा वो सीसी लिमिट खुलवाते हैं बेटा, बाकी सब तो लोन के लिए ही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हाउस होल्ड लोग हमेशा लोन लेते हैं बेटा, लेकिन बिजनेस फर्म हमेशा सीसी बनवाती हैं। तो आपका बेटा बिजनेस चल रहा है लेट सपोज राय वाला, ठीक है ना, और आप बेटा प्रोडक्ट खरीदने, सामान खरीदने गए हो सूरत। आपने सूरत से 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और सूरत में 10 लाख रुपए का सीसी लिमिट अकाउंट का चेक काट के दे दिया, ठीक है जी। आप सहारनपुर सिटी वापस आ गए बेटा, सीसी लिमिट अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, 10 लाख का चेक दे दिया, पैसे निकल गए 10 लाख, ब्याज किस पर? अकाउंट की ब्यूटी है ये, जितना पैसा निकलेगा इस अकाउंट से सिर्फ ब्याज उसी पर। यहां सर 50 के 50 लाख पर ब्याज दे रहे थे आप, पूरे 50 लाख पर, चाहे 1 रुपया भी निकाला था कि नहीं निकाला था। यहां आपने सीसी लिमिट अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले, 10 लाख पे ब्याज लगना शुरू, बाकी 40 पे ब्याज नहीं लगेगा बेटा, ठीक है जी। आप सहारनपुर वापस आ गए, सहारनपुर में गुड्स पहुंच गया सूरत से, आपने आज दुकान पे 2 लाख का सामान बेच दिया, 2 लाख रुपए नगद आ गए आपके पास, आप गए सीसी लिमिट अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कराए। सर पहले निकले हुए थे 10 लाख रुपए, आज आपने 2 लाख और जमा करा दिए बेटा, पैसे निकले हुए अब 8 लाख रुपए, ब्याज किस पे लगेगा? 8 लाख रुपए, ठीक है जी। अगले दिन दुकान पे सेल होगी 5 लाख रुपए की बेटा, 5 लाख नगद आए, सीसी लिमिट अकाउंट में जमा करा दिए, पहले 8 निकले हुए थे, 5 और जमा करा दिया, पैसे निकले हुए 3 लाख रुपए, ब्याज किस पे लगेगा? 3 लाख रुपए पे। अकाउंट की ब्यूटी देखो बेटा, दोबारा चले गए सूरत माल खरीदने, 12 लाख का माल और खरीद लिया, पहले 3 निकले हुए थे, 12 आज और निकाल लिए, 15 निकाल लिए, ब्याज लगना शुरू हो गया बेटा 15 लाख रुपए के ऊपर। दोबारा शहर वापस आ गए बेटा, दोबारा सेल कर दी दुकान पे 6 लाख रुपए की, 6 लाख जमा करा दिए, 15 निकले हुए थे, 6 जमा करा दिए, अब 9 निकले हुए हैं, ब्याज 9 लाख पर। तो बेटा इस अकाउंट की ब्यूटी ये है, जितना पैसा आप इस अकाउंट से निकालते हो सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना, जबकि बाकी सारे लोन में क्या होता है बेटा, जितने अमाउंट का लोन हुआ है ब्याज उस पे है, निकाला क्या है उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता कभी भी। तो शायद ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू द लोन, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है बेटा कैश क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना, प्यार से बोलते हैं सीसी लिमिट, फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट लिमिट। बात समझ में आई? लो प्यारे बच्चों सामने देखना, अभी मेरी तरफ अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो बैंक शुरू हुआ है, वार्म अप हुआ है बेटा अभी तो, ठीक है ना, जितना पढ़ चुके हो उससे ज्यादा और रहता है। चलो जी, तो बेटा बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, अगर कंसंट्रेशन लूज हो, अभी पंखे बंद कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना। हाँ जी, बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एमओडीएस। बैंक 3 तरीके से लोन करता है, लोन, बैंक ओडी एंड सीसी। क्लियर बात? चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा,
बाबू बात करते हैं चेक फैसिलिटी की। मैंने आपको कहा था वर्चुअली पूरा बैंक घूम के आना है बेटा, तो पूरा बैंक घुमा दूंगा आपको, ठीक है ना, और बैंक वालों को भी घुमा देंगे बेटा। लो जी बेटा, थर्ड वन इज चेक फैसिलिटी, कमर्शियल बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन। लो लगे हाथ एक बात बता देता हूं, पहले भी कभी ना कभी बताई होगी बेटा। अगर कोई भी वर्ड डिक्शनरी में लिखा गया है जो क्यू से स्टार्ट होता है, या जिसके स्टार्ट क्यू से नहीं होता, बीच में किसी वर्ड के क्यू आता है, हमेशा और हमेशा क्यू के बाद यू आता है। चाहे स्टार्ट क्यू से होता है, चाहे बीच में क्यू आता है, हमेशा क्यू के बाद यू आता है। कोई ऐसा वर्ड सोच लेना बेटा जिसमें ना आता हो, बताना जरूर मुझे। यहां पर चेक लिखा है मैंने, क्यू के बाद अगेन यू तो है ही है। चलो खैर, सोचना कभी, बताना मुझे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी खोल के देखना। चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं चेक फैसिलिटी की। बाबू दो तरीके के चेक होते हैं बेटा, एक चेक का नाम होता है बियरर चेक, और एक और चेक होता है बेटा जिसका नाम होता है क्रॉस चेक। लो प्यारे बच्चों समझना, अधिकतर बच्चों को ना ये लगता है कि यार चेकबुक डिफरेंट होती है, कि हमें चेकबुक अप्लाई करते टाइम बताना होता है कि हमें सेल्फ का चेक काटना है, यानी कि बियरर चेक काटना है या क्रॉस चेक काटना है। नहीं बेटा, चेकबुक एक ही तरीके की अप्लाई होती है हमेशा। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, आपने चेकबुक अप्लाई करी, चेकबुक आपके पास आ चुकी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बियरर चेक काटते हो या क्रॉस चेक काटते हो। क्या डिफरेंस होता है बियरर चेक और क्रॉस चेक में, आराम से सुनते जाना बेटा। पहले मैं चेक की शक्ल दिखाता हूं आपको, चेक दिखने में कैसा होता है बेटा। लो प्यारे बच्चों, बेटा चेक में सबसे पहले राइट हैंड साइड डेट का कॉलम होता है बेटा, उसके बाद लिखा होता है पे टू, किसको पे करोगे बेटा, अमाउंट, इन वर्ड्स एंड नंबर, और बेटा ये आपके सिग्नेचर। कुछ दिखने में ऐसा होता है चेक। और आपको बता देता हूं, यहां छोटा छोटा बेटा बैंक ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है जिसका चेक है, और नीचे बेटा चेक नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग नजर घुमाते नहीं। यहां पर चेक नंबर लिखा होता है बेटा, और यहां पर बैंक ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है। लेट सपोज बात करता हूं बेटा, मैं चेक काट के दे रहा हूं, मैंने पैसे देने हैं किसी के, लेट सपोज की बात कर लेते हैं आयुष के, ठीक है, मैंने आयुष के 20,000 रुपए देने हैं, मैं आज चेक काट के दे रहा हूं 8 जुलाई 2021, पे टू आयुष 20,000 रुपीज, और बेटा यहां वर्ड्स में लिख दिया और ये मैंने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है जी। और मैंने उठाकर ये चेक दे दिया आयुष को, ये लो आयुष आपके 20,000 देने थे, मैंने ये चेक दे दिया। अभी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये जो मैं चेक दे रहा हूं ये मैं बियरर चेक दे रहा हूं, क्रॉस चेक की पहचान दूसरी है, अभी पता लगेगा। तो बेटा मैंने आयुष को चेक काट के दे दिया, आयुष इस चेक के पैसे कैसे ले सकता है समझने की कोशिश करना। दो बड़े काम की बातें हैं बेटा यहां पर, सुनना बेटा। अगर आयुष को इस चेक के पैसे चाहिए तो इसको दो काम करने हैं बेटा। पहली बात, इसको मेरे बैंक ब्रांच में आना है, भूल जाओ कि इसका खुद का बैंक कहां पर है। मान लो इसका बैंक अकाउंट HDFC में है बेटा, लेकिन मैंने जो इसको चेक काट के दिया वो पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर ब्रांच का चेक काट के दिया। इसको कहां जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए? अपने बैंक में नहीं जाएगा, ये मेरे बैंक को विजिट करेगा। इसको कैसे पता लगा कि ये चेक कहां का है? बेटा यहां एड्रेस लिखा हुआ है, चेक पे ही एड्रेस लिखा होता है, इसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि ये चेक कहां का है। इसमें लिखा हुआ था पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर ब्रांच सहारनपुर। तो आयुष गया बेटा पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर ब्रांच सहारनपुर में। पहली बात, मेरे बैंक में जाना है बेटा जिसने चेक काट के दिया। दूसरी काम की बात, बेटा ये पैसे इसको कैश मिलेंगे, बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, इसके नकद मिलेंगे ये पैसे। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा आयुष 2 साइन कर दो चेक के पीछे। आयुष ने अपने 2 साइन मारे, ठीक है जी, 20,000 रुपए बैंक ने निकाल के दे दिया और आयुष का। ये होता है बियरर चेक। काम की बात सुनना बेटा, आयुष ने पार्थ के 20,000 रुपए देने थे। मजा आ जाएगा अब कहानी में बेटा, बहुत ट्विस्ट है। मैंने चेक काट के दिया आयुष को, आयुष ने सेम चेक पार्थ को पकड़ा दिया। पार्थ ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, इस पे तो तेरा नाम लिखा है। सर ऐसे चेक पे नाम किसका लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं। सर देखो नाम क्या इसका चेक का, बियरर चेक
आपको पता है बियरर का क्या मतलब होता है? द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। जिसके पास है वही मालिक है। नाम किसका लिखा है इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर पार्थ को पैसे चाहिए हो तो क्या करे? पार्थ, ब्रांच का नाम लिखा है, पार्थ जाए ब्रांच में, पार्थ कहे लाओ जी पैसे दो, चेक प्रेजेंट करेगा, वो कहेगा साइन कर दो पीछे दो, पार्थ लिखे अपना नाम, पार्थ 2 बार साइन करे। नाम किसका लिखा है इररेलेवेंट है बेटा। 20,000 रुपए नगद पार्थ को मिल जाए। सर पार्थ को पैसे नहीं चाहिए, पार्थ ने रमन के पैसे देने हैं 20,000, ये चेक ये रमन को भी ट्रांसफर कर सकता है। आखिरी में जिसको कैश चाहिए होगा चला जाएगा बेटा ब्रांच, वरना ये चेक घुमाते रहो बेटा। द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। और आपको बता दूं आपकी करेंसी पे भी यही लिखा होता है, बड़े काम की बात बोल रहा हूं। आपकी करेंसी बियरर ही तो होती है। कभी उठा के देखिए करेंसी, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा कुछ लिखा होता है ना बेटा। आई प्रोमिस टू पे द बियरर, बियरर मतलब जिसके पास है। सर अगर आज मेरी जेब से 500 का नोट गिर जाए और कोई उठा ले बेटा, मैं पूरी जिंदगी भी केस लड़ लूंगा ना, मैं साबित नहीं कर सकता ये 500 मेरे हैं, क्योंकि जिसका है वही मालिक है। अब ये थोड़ी होता है बेटा आपने उठाए पैसे, उस पर लिख दिया प्रियंका गुप्ता बेवफा है, तो बेवफा थोड़ी हो जाएगी बेटा। हाँ जी, ये करेंसी प्रियंका गुप्ता की थोड़ी हो जाएगी बेटा। नाम किसका लिखा है इससे बात मतलब फ्रस्ट्रेशन इस पे नहीं निकालनी। हाँ जी, अच्छा चल जो भी थी यार ठीक है, मैंने तेरी सेटिंग का नाम ले दिया, क्या फर्क पड़ रहा। हाँ जी, तो बेटा क्या हुआ, नाम किसका लिखा है इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जिसके पास है मालिक वो है बेटा। तो बाबू ये चेक बड़ा रिस्की नहीं होता। मान लो मैंने आयुष को देना था, मैंने साइन करके रखा चेक, ठीक है ना, और मैं जा रहा था इसको देने, मेरी जेब से गिर गया, किसी ने रास्ते में उठाया, जिसका है वही मालिक है, फटाफट बैंक ब्रांच पहुंचा, उसने निकाल लिया 20,000 रुपए। सर हो सकता है ऐसा हो सकता है आपको फ्री में चपत लग जाए, और बचने का तरीका एक ही है, आपकी जेब से कभी ऐसा चेक गिर जाए तो फटाफट सीधा ब्रांच पहुंच जाओ और बेटा स्टॉप पेमेंट लगवा दो कि मैंने चेक नंबर दिस एंड दैट काटा था और मुझसे गिर गया, आप फटाफट से पेमेंट स्टॉप कर दो इस चेक की। बस यही एक तरीका बचने का है, अदरवाइज जिसके पास है वो मालिक, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, कोई इलाज नहीं। बात समझ में आई? बियरर चेक क्या होता है, क्लियर हुआ होगा अब तो। सर क्रॉस चेक ना इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत आराम से समझना, अगेन कहानी सुनाएंगे बेटा अच्छी अच्छी आपको। तो बेटा बात कर रहे हैं क्रॉस चेक की। अब बेटा देखो क्रॉस चेक ना दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, चेकबुक तो सेम ही है ना, तो इसको क्रॉस करने के ना 3 तरीके हैं। हाँ अच्छा तू बाबू तू बता दे, ठीक है ना बाबू, कल फीस अंशिका को ला के दे देना। हाँ जी बेटा इसको क्रॉस करने के ना 3 तरीके हैं, लो सुनना। पहला तरीका है बेटा 2 पैरेलल लाइन खींच दो, अभी बताऊंगा कहां खींचते हैं। चेक पे 2 पैरेलल लाइन खींच दो, एक तो तरीका है क्रॉस करने का ये। दूसरा तरीका ये है बेटा पैरेलल लाइन खींच दो और बीच में लिख दो अकाउंट पेई, इसका मतलब है नगद पैसे नहीं देने, अकाउंट में ही देने इसके पैसे। तीसरा तरीका क्या है, मैंने आयुष से पूछा आयुष अपना बैंक बताओ, आयुष ने कहा HDFC बैंक। मैंने पैरेलल लाइन खींची, बीच में लिख दिया HDFC बैंक, यानी कि ये चेक HDFC बैंक में ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। 3 रास्ते हैं बेटा क्रॉस करने के, 2 पैरेलल लाइन खींच दो, या पैरेलल लाइन खींच के अकाउंट पे ही लिख दो, या पैरेलल लाइन खींच के बीच में लिख दो आयुष के बैंक का नाम। ठीक है जी, इंडियंस आर वेरी लेजी, तो उनके लिए पहला मेथड ठीक है। पता यार इंडियंस कहाँ है यार, हम तो बहुत लेजी होते हैं बेटा। अरे छोड़ छोड़, इतना कौन लिखेगा बेटा, छोड़ छोड़। तो हम बेटा 2 पैरेलल लाइन खींचते हैं बस चेक पे, ऐसे ही खींचते हैं जैसे मैंने खींची है, हो गया ये क्रॉस। सर क्रॉस होते ही ना इसकी प्रॉपर्टी सब बदल जाएंगी, सब बदल जाएंगी। अब सुनना बेटा काम की बात, अब बेटा ये बियरर चेक नहीं है। अब ये जिसके पास मर्जी चला जाए बेटा, ये चाहे 100 बार गिर जाए, सबके लिए 0 है, सिर्फ इसके लिए वैल्यू सिर्फ आयुष की है। जिसका नाम लिखा है पैसे सिर्फ अब उसको मिलने वाले हैं। अब ये चेक क्रॉस हो चुका है, ये बियरर चेक नहीं है कि जिसके पास चला जाएगा वो मालिक बन जाएगा, नहीं बेटा। अब जिसका नाम लिखा है बस वही मालिक है बेटा, और किसी की कोई रेलेवेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
अब आयुष को पैसे नगद नहीं मिलेंगे बेटा, इसके अकाउंट में जाएंगे। तीसरी बात, आयुष मेरे बैंक में नहीं आएगा अब की बार। कहां जाएगा आयुष? अपनी बैंक ब्रांच में जाएगा। अब सुनना बेटा, यहां पर भी दो किस्से हो सकते हैं, सुनना। आयुष गया HDFC बैंक में, इसका बैंक HDFC है, लेट्स सपोज कोर्ट रोड ब्रांच, ठीक है। आयुष ने क्या करा, पेन स्लिप भरी, चेक के साथ पेन स्लिप लगाई, ऑल पेन लगाई और चेक ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला है, ठीक है। आप खुद समझो इसने चेक ड्रॉप बॉक्स में क्यों चेक डाला। HDFC बैंक के टेलर ने इसको बोला कि सर हमें अलाउड नहीं होता PNB बैंक का सर्वर चलाना, हम HDFC के एम्प्लॉई हैं, हम HDFC के किसी भी बंदे का चेक कर सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम कैसे चेक करें कि मनीष के अकाउंट में कितने पैसे, इसका तो अकाउंट PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक का लॉगिन थोड़ी है हमारे पास। तो बेटा ये चेक ना क्लियरिंग के लिए जाएगा अभी, ठीक है ना। क्लियरिंग कैसे होती है, HDFC बैंक शाम को इस चेक को स्कैन करेगा, पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर को भेजेगा, पूछेगा कि मनीष के अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर वहां से ओके होगी तो मेरे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए जाएंगे, तब इसके अकाउंट में पैसे प्लस किए जाएंगे। और ये प्रोसेस बेटा 1 से 1.5 दिन में होता है, यानी कि अगर आज आयुष चेक लगाएगा तो कल रात तक इसके अकाउंट में पैसे आएंगे और मेरे अकाउंट से कल रात तक कटेंगे। समझ आई बात। और आपको बता देता हूं, आप जिस जमाने में जी रहे हो ना बेटा, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। सर आपके टाइम में चेक क्लियरिंग 1.5 दिन में हो रही है। जब मैं पढ़ा करता था 11th क्लास में, जो अगर आउट स्टेशन का चेक होता था ना, मतलब मान लो मेरे पास चेक सूरत का आया, दिल्ली का आया, 1 महीने बाद क्लियर होता था, 1 महीने बाद। और आप 1-1.5 दिन पे पहुंच चुके हो, और बढ़ेगी स्पीड। अभी तो देखना बेटा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। चलो खैर करते हैं मुद्दे को डिस्कस। तो बेटा क्रॉस चेक के साथ क्या फीचर हैं, क्रॉस चेक के पैसे कभी नगद नहीं मिलते, बैंक अकाउंट में ही मिलते हैं। दूसरी बात बेटा, जिस रेसिपिएंट को मैंने दिया वो अपने बैंक ब्रांच में जाएगा, मेरी बैंक ब्रांच में कभी नहीं आएगा। तीसरी बड़ी काम की बात, मान लो आयुष का बैंक HDFC नाउ के PNB ही होता, कोई भी PNB होता, लेट्स सपोज PNB बेरीबाग ब्रांच, अभी यहीं से 10 कदम दूर है। मेरा बैंक था PNB माधोनगर, इसका है PNB बेरीबाग ब्रांच। आयुष ने क्या करा, और मैंने चेक जो दिया क्रॉस चेक दिया। क्रॉस चेक के साथ ब्यूटी तो यही है बेटा कि नगद तो कुछ नहीं मिलेगा, और इसको मेरी बैंक ब्रांच में भी नहीं आना। ये अपनी बैंक ब्रांच में गया, इसने पेन स्लिप भरी और बेटा टेलर को दे दिया कि ये चेक क्लियर कर दो। टेलर ने कहा अच्छा ये तो PNB का, ये भी क्लियर कर देता हूँ। सर PNB बैंक का एम्प्लॉय PNB का तो सर्वर चला ही सकता है, अगर PNB का एम्प्लॉय PNB का सर्वर नहीं चलाएगा तो किसका चलाएगा। उसने फटाफट से लॉगिन करा, देखा मनीष के अकाउंट में कितने पैसे, देखा कुछ भी समझ लो 40,000 रुपये, तो 20 का चेक है, 20,000 रुपये उड़ाए, हाँ इतने भी नहीं है, 20,000 रुपये उड़ाए मेरे अकाउंट से और आयुष के अकाउंट में 20,000 रुपये प्लस। सर अगर हम दोनों का सेम बैंक हुआ, क्लियर करने में 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। और अगर हमारे बैंक चेंज हुए, इंटर बैंक हुए, तो बेटा 1.5 दिन लगेगा। पैसे मिलेंगे वैसे ही, नगद कुछ नहीं मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। समझ में आया। सर बड़े बड़े भाई बहनों को नहीं पता तुम्हारे, ये आज पूछ के देख लेना, ठीक है ना। वो कह देंगे हमारे कोर्स में तो कट था ऐसे, अरे ऐसे ही तो होता है यार, तुम्हें क्या पता है यार, तुम्हें बहाने नहीं पता यार, तुम कैसे से हो यार। चलो जी, लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। बेटा तो 2 तरीके के चेक होते हैं, ये बात समझ में आई। आगे बेटा बात करते हैं फंड ट्रांसफर की। लो जी, बैंक का 4th सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, और जैसे ही ये फंक्शन हो जाएगा वैसे ही छुट्टी। बस आज बाबू जल्दी छुट्टी होने वाली है। बस अब कैसे न्यूट्रल से हो तुम गधे से यार, तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है छुट्टी की। तो मतलब टीचर पे विश्वास नहीं है क्या तुम्हारे को? तो ठीक है, जब विश्वास है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा जल्दी छुट्टी करके। पढ़ते रहो भाई, मेरा क्या जा रहा। मैं भी आज 8-9 बजे तक पढ़ाऊंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी सारा बैंक खत्म करूंगा। मैं तो करता नहीं जल्दी छुट्टी। जल्दी छुट्टी करानी हो तो बेटा कान पकड़ के सॉरी बोल देना सारे, वरना आज पढ़ते रहो। लो प्यारे बच्चों, बचपन में वो टीचर होती नहीं जो छुट्टी बंद कर देती थी, आज बस वही हो गया आपके साथ। लो जी, तो बेटा हम बात कर रहे हैं फंड ट्रांसफर की, और फंड ट्रांसफर 2 तरीके से होता है। पहले इसकी जरूरत जान लेते हैं, जरूरत क्या है।
मान लो बेटा आप एक बिजनेस फर्म हो सहारनपुर सिटी की, रायवाला में आप काम करते हो, आपका सामान आता है सारा सूरत से, ठीक है ना, और लॉकडाउन में आपने चोरी छुपे बहुत माल बेच लिया, ठीक है ना। अब आपको बेटा जरूरत है दुकान पे 1 करोड़ रुपए का माल मंगाना है। आपने सोचा कि आज ट्यूसडे है, जल्दी उठूंगा, दिल्ली पहुंचूंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा, सूरत से माल भिजवा दूंगा, ठीक है। आपको दुकान पे माल चाहिए बेटा विदिन 2 डेज। सुबह जब आप उठे तो आपकी तबीयत आपको खराब लगी, ठीक है ना, एक अरे कोविड हो गया भाई, शुभ शुभ बोल, हाँ जी, अच्छा फीवर तो कोविड ही होता है, अरे तू गलत मत बोल यार, तू किसी के लिए राम 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 राम, अजी गलत सुन ही नहीं रहा मैं, हाँ जी बेटा। तो आपको सुबह आपकी तबीयत खराब लगी, ठीक है, आप दोबारा सो गए, 10 बजे उठे, आपने अपने डीलर को कॉल लगाई कि काम करो सर, मैं चेक भिजवाता हूँ, कल मेरे दोस्त ने आना सूरत, आप 1 करोड़ का गुड्स वहाँ से चला दो। मैं क्या बात कर रहा है, 1 रुपये का गुड्स थोड़ी है, 1 करोड़ का गुड्स है। कहते पहले पैसे दे दे, मैं नहीं भिजवाता, वैसे भी अंशिका जैसे पे कौन विश्वास करे, है ना, यही है बेटा उस बिजनेस की प्रोपराइटर। तो उसने कहा भाई पहले पैसे चाहिए तब मिलेगा गुड्स। अब आपके लिए बहुत बड़ी मजबूरी हो गई बेटा, चेक अगर चला भी जाता कल तो क्लियर ना होता, 1.5 दिन उसको भी चाहिए, और आपको चाहिए 2 दिन में गुड्स आपकी दुकान पर पहुंच जाए, आपको माल बेचना, ठीक है जी। अब आपके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है, आपने पूछा अपने डीलर से कि सर आपका बैंक अकाउंट कहां पर है। उसने कहा जी मेरा बैंक अकाउंट HDFC ब्रांच में है। आपने कहा सर 1 करोड़ रुपए नगद जमा करा रहा हूं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए नगद जमा करा रहा हूं, यहीं जा रहा हूं HDFC ब्रांच में। सर देखो वैसे एक बात बता देता हूं, ना तो आप ऐसा बोलोगे और ना ही वो एग्री करेगा, क्योंकि बेटा देखो जान का रिस्क कौन लेगा, मतलब ये तो बोलना बहुत आसान है, 1 करोड़ का थैला उठा के जा रहे हो आप, देख लो नजरें देख लो आपकी कहां पर है, मतलब कमीने हो तुम बिल्कुल, देख लो 1 करोड़ पे मेरे 1 करोड़ पे नजर है तुम्हारी। तो बेटा आप 1 करोड़ रुपए का थैला उठा के जा रहे हो जान का रिस्क लेकर। पहली बात तो आप ये काम करोगे नहीं, आप नहीं लेकर जाओगे 1 करोड़ नगद, ये रिस्क कोई नहीं ले सकता बेटा, मैं तो मानता ही नहीं एक भी बिजनेसमैन ये काम कर दे। दूसरी बात, सर सामने वाला हां कर दे, मैं ये भी नहीं मानता, क्योंकि देखो चाहे करंट अकाउंट में पैसे जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एक शॉट में 1 करोड़ नगद जमा होगा तो इनकम टैक्स की रडार पे तो आई जाओगे बेटा कि 1 करोड़ नगद, तो वो तो जाएगा, आप साथ में अलग चले जाओगे। 1 करोड़ नगद किसके घर पड़ा था जिसने जमा करा दिया एकदम से। सर मानते हो कि नहीं मानते हो, दोनों फंस जाएंगे। तो दोनों कहीं ना कहीं से ये भी चीज मेरे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जमा हो जाएंगे 1 करोड़। तो सर आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है कि 1 मिनट में पैसे सूरत पहुंच जाएं? वो तरीका ये है बेटा, आपको आज ही पैसे सूरत पहुंचाने हैं बेटा, अभी पहुंचेंगे, घबराओ नहीं। बैंक के पास ऑप्शन होता है फंड ट्रांसफर का। सुनना जी, आपका बेटा अकाउंट है बेटा PNB माधोनगर, करंट अकाउंट हैविंग अ बैलेंस ऑफ 5 CR, 5 करोड़ पड़े हैं। रहने दे यार, ये मेरा अकाउंट की बात चल रही है, तेरे नहीं चल रही। हाँ जी बेटा, अकाउंट का बैलेंस है 5 करोड़ रुपए और आपको 1 करोड़ ट्रांसफर कराने हैं सूरत अभी ऑन द स्पॉट, ठीक है जी। सर सुनना, फंड ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं बेटा, एक का नाम है RTGS, दूसरे का नाम है नेफ्ट। बेटा RTGS की फुल फॉर्म होती है, देखो कितना प्यारा नाम है ये RTGS, इसकी फुल फॉर्म है बेटा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लो प्यारे बच्चों सुनना बेटा, RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बेटा वर्ड में ही सब कुछ है इसके, अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन यह बता देता हूं कि अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करने हो तो आप बेटा RTGS का यूज करते हो, और 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने हो तो आप नेफ्ट फैसिलिटी का यूज करते हो। अगर 2 लाख रुपए तक भेजने हैं तो नेफ्ट का यूज होता है, 2 लाख से ज्यादा भेजने हैं तो RTGS का यूज होता है, ठीक है जी। बेटा इसका नाम है रियल टाइम। समझते हो रियल टाइम का मतलब? रियल टाइम का मतलब है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा आप पहुंचे माधोनगर ब्रांच PNB की, आपने बेटा RTGS का फॉर्म भरा,
सामने वाली जो पार्टी आपकी सूरत में रहती है बेटा, उसका आपने अकाउंट नंबर लिखा, HDFC ब्रांच लिखी बेटा, ब्रांच कोड लिखा, जो भी लिखना था सब लिख दिया बेटा। बैंक ब्रांच से बाहर निकलोगे नहीं, पैसा पहुंच चुका होगा, बाहर भी नहीं निकलोगे बेटा। नाम ही क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम में पैसे पहुंच जाते हैं बेटा। बैंक ब्रांच के अंदर हो, आपने सिर्फ फॉर्म दिया, टेलर ने बटन दबाया, एंटर, बैंक ब्रांच से आप बाहर नहीं निकले होंगे, 1 करोड़ वहां पहुंच चुके होंगे, आपके अकाउंट से कट चुके होंगे। यह है इस फैसिलिटी का फायदा। समझ आई बात? रियल टाइम क्या चीज होती है, आप सुन लो बेटा। इन दोनों में डिफरेंस बहुत आराम से समझना है, क्योंकि आपके टीचर को भी नहीं पता, उसको भी आप नहीं बताना, ठीक है ना? पूछ लेना, मतलब मजाक नहीं, आज जो बात बोल देता हूं बिल्कुल सच बोलता हूं। हाँ जी, तो बेटा नेफ्ट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या फर्क है? सुनना बेटा, ये रियल टाइम काम नहीं करता, लेकिन सेम डे में तो पैसे पहुंचा ही देगा बेटा। आपको बता देता हूं, नेफ्ट जो ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है वो बैचेस में करता है। मतलब आप 10 बजे गए, आपने सूरत के डीलर के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए तक आप नेफ्ट का यूज करते हो। आप 10 बजे गए, आपने बेटा नेफ्ट का फॉर्म भरा और दे दिया कि फंड ट्रांसफर कर दो। उसने कहा ठीक है सर, आप जवाब भी कर देते हैं। सर ये हाथों हाथ नहीं होगा। बैंक का नेफ्ट का पहला बैच होता है 10:30 बजे। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी फंड ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन आएंगी वो 10:30 बजे रन की जाएंगी। 10:30 से 11:30 जितनी आएंगी वो 11:30 रन की जाएंगी। 11:30 से 12:30 जितनी आएंगी वो 12:30, फिर 1:30, फिर 2:30 और 3:30, 6 बैचेस चलते हैं। 10:30 बजे पहला बैच, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 और 3:30 बजे। तो सर एक दिन में तो पैसे पहुंचा ही देगा, दिक्कत इसके साथ भी कुछ नहीं है, ठीक है ना? और मैं एक दिन पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे को फॉर्म भरने की अकल नहीं होती। बच्चा नेफ्ट का फॉर्म भरता है, उस पर क्लियर कट मेंशन होता है, टाइम लिख दो कि आप किस टाइम दे रहे हो फॉर्म। आप टाइम कभी नहीं लिखते। बैंक को तो यही चाहिए, ठीक है ना? बैंक ने ना बैठना है, 6ठे बैच में करना है सब कुछ ट्रांसफर। वो क्या करेगा? अपने हाथ से टाइम डालेगा, 3:15 बजे, 3:15 बजे आया था ये तो फॉर्म, 3:30 कर देगा ट्रांसफर। आप लिख दो एक बार जरा बेटा, 10 बजे आए थे, मैं भी देखूं कौन नहीं करता 10:30 बजे तक। आपको नॉर्म्स पता होने चाहिए बेटा, बैंक के तो घुटने टिका देंगे हम। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे किस्से सुनाए हैं जिसमें मैंने बहुत बैंड बजाई है भाई साहब, बहुत सारे बैंक ऑफिशियल्स की बैंड बजाई है। हमें कायदे कानून बता रहे भाई साहब, क्या यार, मतलब हमें कोई कायदे कानून बता दे भाई। हमने इतनी मोटी मोटी किताबें चाट मारी बेटा इंडिया के लॉ की, ठीक है ना? LLB कर डाली, CA कर डाली, हमें क्या कानून बताओगे तुम? हम कानून पढ़ा देंगे बेटा उल्टा। चलो खैर, ये सेपरेट मुद्दा करेंगे बात, इस पर भी बहुत सारी चर्चा है मेरे पास इसके लिए। बेटा अब होगा क्या समझना, आपने 10 बजे बेटा फंड ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाली, 10:30 बजे तक हो जाएगा। 10:30 बजे तक नहीं हुआ तो दिन भर में तो हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस तो ये जो काम करता है बेटा ये रियल टाइम करता है, और बेटा ये रियल टाइम काम नहीं करता, ठीक है? दूसरी बात बेटा, इसके सेटलमेंट के लिए वर्ड यूज होता है ग्रॉस सेटलमेंट, और बेटा नेफ्ट जो सेटलमेंट करता है इसको हम बोलते हैं नेट सेटलमेंट। लो प्यारे बच्चों, नेट सेटलमेंट का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, और बेटा समझा देता हूं। पूरे बैंक में अगर सबसे मुश्किल चीज कोई चीज समझना है तो वो नेट सेटलमेंट है। बस ये समझ गए ना बेटा, समझ लेना बैंक सारा क्लियर हो गया, ठीक है जी? तो इसके ऊपर मेरा कंसंट्रेशन है, जैसे ये खत्म होगा वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। चलो जी सुनना, अब तो वैसे ही कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। लो जी बेटा, फंड ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं। मान लो मेरा बैंक अकाउंट है, एग्जांपल्स बता रहा हूं, मेरा बैंक अकाउंट है PNB माधवनगर ब्रांच, ठीक है ना? और वंश का अकाउंट है दिल्ली करोल बाग ब्रांच, लेट्स सपोज, ठीक है जी? ऐसे ही बेटा आयुष का अकाउंट है PNB माधवनगर ब्रांच, और राघव गुप्ता का अकाउंट है HDFC करोल बाग ब्रांच। उन दोनों का HDFC करोल बाग ब्रांच, हम दोनों का PNB माधवनगर ब्रांच, ठीक है जी? नेट सेटलमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू मुझे वंश के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो जो जिस फैसिलिटी का मैं यूज कर रहा हूंगा उसका नाम है RTGS। देख लो कितने नल्ले हो तुम। हाँ जी, जिस फैसिलिटी का मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है नेफ्ट, ठीक है ना बेटा? NEFT, ठीक है ना? मैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज कर रहा हूँ। वैसे कंसंट्रेशन तुम्हारी कमाल की है, मुझे लग गया पता। हाँ जी, तो बेटा मेरे को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं वंश के अकाउंट में। मैं 10 बजे पहुंच गया, मैंने फॉर्म
बेटा फाइल कर दिया, पूरा फॉर्म दे दिया टेलर को। ये बेटा कायदे से एज पर लॉ 10:30 बजे फंड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना जी। 1.5 लाख रुपए वंश के अकाउंट में पहुंच जाएंगे, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख काट दिए जाएंगे, ठीक है जी। 10:05 पर राघव गुप्ता HDFC करोल बाग ब्रांच में पहुंचता है और ये एक फॉर्म फिल करता है कि इसको आयुष के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो ये जो फैसिलिटी का यूज कर रहा है उसका नाम भी नेफ्ट है, ठीक है जी। 10:05 पे इसने फॉर्म भेज दिया। बेटा ये ट्रांजैक्शन को कब सेटल होना है? 10:30 बजे, ठीक है ना। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी ट्रांजैक्शन आती है सब 10:30 बजे सेटल होती हैं। अब सुनना बेटा, बड़े काम की बात, मजा आ जाएगा। 10:30 बज चुके हैं, अब बैंक करेगा क्या? बैंक ने ना इन दोनों ट्रांजैक्शन को क्लब करा, इकट्ठा करा। बैंक जो सेटलमेंट करेगा, इस सेटलमेंट को मैं बोलता हूं नेट सेटलमेंट। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई है सब क्लब कर दी जाएंगी। मैं तो सिर्फ 2 ही का ही एग्जांपल दे रहा हूं और दो में ही फंस जाओगे आप बेटा। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, 2 ट्रांजैक्शन को क्लब कर रहे हैं बेटा, और क्लब करके सेटल कर रहे हैं। सुनना, मैं 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहता था वंश के अकाउंट में, और वहां से बेटा 1 लाख रुपए ट्रांसफर होने हैं आयुष के अकाउंट में। ऐसा ही होना है ना सर, ऐसा ही होना है ना। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली पहुंचने हैं 1.5 लाख रुपए मैं भेजूंगा, और वंश के अकाउंट में दिल्ली पहुंचेंगे 1.5 लाख रुपए, और सहारनपुर में आ जाएंगे बेटा 1 लाख रुपए आयुष के अकाउंट में। ऐसा ही होना है सर। सुनना, ये दोनों ट्रांजैक्शन क्लब कर दी जाती हैं बेटा। सहारनपुर में पड़े हैं 1.5 लाख रुपए जो मैं देकर आया हूं, बैंक उठाएगा मेरे अकाउंट से 1 लाख, आयुष के अकाउंट में 1 लाख रुपए यहीं के यहीं डाल देगा। राघव के अकाउंट से 1 लाख रुपए उठाएगा, वंश के अकाउंट में वहीं के वहीं डाल देगा। यहां से सिर्फ जाएंगे 50,000 रुपए और वंश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वंश को 1.5 लाख मिल गए, राघव के अकाउंट से 1 लाख साफ, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख साफ, आयुष को 1 लाख मिल गए। क्या करा पता लग गया होगा आपको। हमने इन दोनों ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करा बेटा, क्लब करा और उठाकर सेटल कर दिया। इस सेटलमेंट को बोलते हैं नेट सेटलमेंट, और नेफ्ट हमेशा नेट सेटलमेंट करता है बेटा। समझ आई बात? व्हाट अबाउट ग्रॉस सेटलमेंट? ये क्या चीज है सर? सुनना, ग्रॉस सेटलमेंट क्या चीज है? आरटीजीएस जो सेटलमेंट करता है इसको बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। अब मैं अमाउंट 2 लाख से ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे आरटीजीएस समझाना है। मैं 10 बजे पहुंचता हूं पीएनबी माधवनगर ब्रांच, मुझे 2.5 लाख रुपए वंश के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं अभी। सर मैं बैंक ब्रांच से बाहर भी नहीं लिख लूंगा, 10:01 पे पैसा पहुंच चुका होगा। 10:05 पे राघव गुप्ता पहुंचता है HDFC करोल बाग ब्रांच, ठीक है ना। इसने बेटा 2.25 लाख रुपए आयुष के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ये बैंक ब्रांच से बाहर भी नहीं निकलेगा बेटा, फंड ट्रांसफर हो चुका होगा। क्या यहां क्लब करने की नौबत आई? आप नौबत ही नहीं आने देते बेटा। आप हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग सेटल डाउन करते हो इन केस ऑफ आरटीजीएस। इसी को हम आरटीजीएस बोलते हैं, इसी को हम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन अलग सेटल डाउन होगी, किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कभी क्लब नहीं की जाएगी। क्लियर हुई बात? ठीक लगा? समझ आई बात? चलो करेंगे और चर्चा, ठीक है ना। अभी सॉरी नहीं बोला आपने। चलो जी, लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलाइड सर्विसेज ऑफ बैंकिंग। बेटा बैंक के 4 फंक्शन पढ़ चुके हैं, बाकी एक्स्ट्रा फंक्शन सब इसी में है बेटा। लो, बैंक के 4 मेजर फंक्शन पढ़े मैंने। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गया 5 तरीके से। 3 तरीके से लोन दे दिया बेटा, 2 तरीके के चेक पढ़ लिए, 2 तरीके से फंड ट्रांसफर पढ़ लिया। अभी बता देता हूं, बैंक के 100-150 काम रह गए, वो सब यहां है। ऑब्वियस बात है हम 100-150 नहीं पढ़ने वाले बेटा, लेकिन हाँ 5, 7, 10 तो पढ़ने ही वाले हैं। अच्छा और क्या क्या करता है बैंक, ये तो बता दो। पॉलिसीज करता है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, पॉलिसीज करता है। और लॉकर फैसिलिटी, बहुत बढ़िया जी, लॉकर देता है। और कार्ड इशू करता है जी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड्स लिख लेते हैं। और चेक बुक हो तो क्या, चेक फैसिलिटी, थर्ड आईडी। और हाँ, और
बस वो भाई यार आप बोलो तो सही, बताने वाला तो सामने खड़ा है, तुम बोल ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ 25-30 बता दो, मैं बता ना पाऊँ, ऐसी लेग पुलिंग करो, मेरी बड़ा शौक होता है तुम्हें लेग पुलिंग का, करो तो सही। फॉरेन एक्सचेंज, अरे बोलते जाओ, तुम थक जाओगे। और बताओ, बस बड़े बुरे हाल हैं भाई, बस और कुछ नहीं करता बैंक भाई। शुरू भी नहीं हुए अभी तो तुम बता यार, इन्हें क्या पता है यार। हाँ बुक खोल ले, 5-7 और लगेंगी बेटा। अलका धवन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? हाँ लिख, काम की बात कोई नोट्स में लिखता ही नहीं मैं। बच्चे कहते हैं मनीष भैया के नोट्स पढ़ने, पढ़ ले भाई, कुछ लिखा ही नहीं वहाँ। काम की बात तो मैं ही बताता हूँ यहाँ पर, वो नोट्स में कभी नहीं होती। हाँ जी, बिल्स पे करते हैं, वेरी गुड। लिख देता हूँ कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बेटा, इसे प्यार से हम बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट। और बस भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलो खैर, 10 से कम बात डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूं फॉर श्योर। ठीक है, लिखी हमने बहुत कम है, लेकिन 10 से कम बातों का जिक्र नहीं करेंगे। पहले एक एक्स्ट्रा बात, ठीक है। हो सकता है पुराने बच्चों के साथ शेयर किए, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है मैंने किया है कि नहीं है, लेकिन चलो सुन लो बेटा। मैं ना बहुत बार इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताता रहता हूँ कि इंटरव्यू में बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और मेरा शौक भी है बेटा, पैशन भी है, क्योंकि मैं कुछ बॉडीज़ के लिए इंटरव्यू लेता भी हूँ, ठीक है जी। देते तो हम कभी नहीं, हमें नौकरी करनी ही नहीं, ऑल्दो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, हमेशा ऐसी बात करते हैं, अच्छा मुझे कितने की नौकरी मिलेगी। थोड़ा और पढ़ लिख जाते हैं, अच्छा अब तो मेरी नौकरी में इतनी सैलरी ऐड हो जाएगी। थोड़ा और पढ़ लिख जाते हैं, मतलब हर बात शुरू होगी नौकरी से और ख़त्म होगी नौकरी पे। सर मैं हमेशा बोलता हूँ, वाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, वाई एम्प्लॉयमेंट। जिंदगी में नौकरी करनी ही क्यों है? ऐसे बनो ना कि नौकरी दे सको किसी को। और बेटा कभी यस बॉस बोलना मत, हमेशा बुलवाओ। सीए बनने के बाद ऑनलाइन बेटा ऑन कॉल मेरा एक इंटरव्यू हुआ, ऐसे ही मस्ती के लिए मैंने दे दिया, मुझे कभी ज़िंदगी में जॉब करनी ही नहीं थी, ठीक है ना। तो खैर मैंने क्लियर करा, उन्होंने बोला ठीक है कि आप ज्वाइन कर लो। खैर सैलरी पैकेज पुकेज भी ठीक ठाक बता दिया उन्होंने। मैंने कहा नहीं मुझे करनी ही नहीं जॉब, ये तो मैंने ऐसे ही शौक के लिए किया। तो कह रहे क्यों नहीं करनी? मैंने कहा कभी मैंने आज तक यस बॉस बोला ही नहीं, मैंने हमेशा बुलवाया है और कभी बोलना नहीं ज़िंदगी में। बहुत सारे जॉब के ऑफ़र मैंने खुद से ठुकराए हैं। पहली जॉब ऑफ़र हुई थी सिंगापुर, सोच भी नहीं सकते, एट द एज ऑफ 22 मैं फर्स्ट अटेम्प्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सहारनपुर का यंगेस्ट। 6 लाख रुपए महीना, 72 लाख रुपए साल, मैंने छोड़ दी। दूसरी जॉब ऑफर हुई बार्कलेस पुणे में, 9 लाख रुपए पर एनम, 75,000 रुपये महीना, मैंने फिर छोड़ दी, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे बैंक से ऑफर आते रहे कि बैंक मैनेजर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, मैंने सब छोड़ी हैं A to Z, कोई एक्सेप्ट नहीं करी। और मैं उम्मीद नहीं करता आपसे भी बेटा कहीं नौकरी करनी है। सर जिंदगी में ऐसा कोई ज्ञान मत लो जो आपको नौकरी करने पे मजबूर कर दे, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स हमारे को यही देके गए हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम हमारा नौकरी की तरफ जाता है। कुछ पढ़ ले बंदा, बंदे को नौकरी करनी होती है। चलो खैर जिसको करनी है उसके लिए बता देता हूँ भाई। इंटरव्यू में ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार तो ऐसे होते हैं बेटा कि हमारा दिमाग घुमा देते हैं कि क्या बात क्या चल रही है और क्या पूछना चाह रहा है पर्सन, इसका नौकरी के साथ लिंक क्या है। जनरल केस में बेटा अगर आप ठीक ठाक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हो तो जो इंटरव्यू लेने वाला ना पैनल होता है, एक इंसान आपका इंटरव्यू नहीं लेता, ठीक है ना, पैनल लेता है इंटरव्यू, ठीक है ना। 3 लोग होते हैं इंटरव्यू में, फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिस्ट, सेकेंड वन इज HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एंड थर्ड वन इज जिसको आपके सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होगी। साइकोलॉजिस्ट को इसलिए बिठाया गया है बेटा, वो आपके मूवमेंट्स पे नजर रखेगा, वो पूछेगा कुछ नहीं आपसे, बोलेगा भी नहीं कुछ, वो आपके हर मूवमेंट के ऊपर नजर रखेगा कि बंदा कैसे कैसे मूवमेंट करके आ रहा है। और साइकोलॉजिस्ट यार इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप नॉक करोगे ना वो ये बता देगा कि बंदा कितना नर्वस है। बहुत खतरनाक होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक।
और एक बात बता देता हूं, जो बात हम बोल के नहीं बताते ना, वो हमारी पर्सनैलिटी चीख चीख के बता रही होती है। आपको बताऊंगा क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं इस चीज से रिलेटेड। तो ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट आपकी मूवमेंट पे नजर रख रहा है। जनरल केस में क्या होता है, जहां पर जिस रूम में आपका इंटरव्यू चलना होता है बेटा, वो पूरा पैक होता है विद सीसीटीवी कैमरा, और पूरा रास्ता भी पैक होता है। साइकोलॉजिस्ट के नीचे बेटा एलईडी लगा हुआ है, वो पूरा वॉच कर रहा है, आपके हर मूवमेंट को देख रहा होता है। बराबर में बैठा हुआ है एचआरएम। एचआरएम क्या करेगा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो बेटा आपकी सैलरी को फाइनलाइज करेगा वहीं पर बैठकर। और बेटा तीसरा पर्सन बैठा हुआ है जिसको आपके सब्जेक्ट मैटर की आपसे ज्यादा नॉलेज है। सपोज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठा देंगे जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, कि जो आपकी बैंड बजाएगा पूरी तरीके से। क्वेश्चन वही पूछेगा आपसे, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यू आर अ टीचर, तो आपके सामने एक टीचर बिठा देंगे उसी सब्जेक्ट का, 20 साल से पढ़ा रहा है वो ट्यूशन या स्कूल, तो वो आपकी बैंड बजाने के लिए। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है जी। तो बेटा एक टाइम की बात है, आईआईएम में क्वेश्चन हुआ था, ठीक है ना, और बड़ा फेमस हुआ ये क्वेश्चन जाकर। जिस पर्सन ने इसका आंसर दिया उसका पैकेज कुछ 90 लाख के अराउंड लगा था। हाँ ठीक है ना, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो खैर रुक जाओ, आप मत बोलो अभी, खैर ये बात होने दो। तो बाबू इंटरव्यूअर ने क्या किया, इंटरव्यूअर ने अपने लिए और इंटरव्यूई के लिए कॉफ़ी मंगा ली, ठीक है ना, और बोलता है, जो भी इंटरव्यू आता है उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज बिफोर यू। कहते सर इट्स कॉफ़ी। कहते यू गॉट रिजेक्टेड। पर्सन सोचता है यार क्या पागलपना है ये, क्या पूछ क्या रहा है यार, कॉफ़ी तो पड़ी है और क्या। उसे करते करते 20-25 लोग वो रिजेक्ट कर देता है बेटा, और एक इंसान बोलता है सर इट्स टी। कहता है यू गॉट सेलेक्टेड। बंदा सोचता है यार इसको सिलेक्शन कैसे मिला। बाबू उसने क्वेश्चन बोला, व्हाट इज बिफोर यू इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज टी बिफोर द यू, PQRST UVWX, यू से पहले। तो सर आप सोच नहीं सकते उनका आईक्यू का क्या लेवल होगा। एक बात और बोलना चाहता हूं खैर साइकोलॉजिस्ट के एंगल से। सर देखो मैंने भी बोला ना, जो बात हम बोलते नहीं वो हमारी पर्सनैलिटी चीख के बोलती है। मैं ना बहुत सारे बच्चों के बैठने का स्टाइल देखता हूँ, पता है कैसे बैठते हैं, देख लो, अब देखना, अब आप खुद देखना। सर मेनली गर्ल्स हम बैठते कैसे हैं, ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना। लोग खड़े होते हैं भाई, मैं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन सुनता हूं, मैं खुद फील करता हूं इन चीजों को, ऐसे। सर ऐसे ऐसे आपको बता देता हूं बेटा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में ये सारे मोड प्रोटेक्टिव मोड है। इन्हें बोला जाता है कि बेटा आप इतने नर्वस हो, आप चाहते ही नहीं आपसे कोई क्वेश्चन हो। हम इंटरव्यू में खड़े हो जाते हैं ऐसे जाके, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सर ओवर। आप कहते हो पूछो ही नहीं कुछ, इंटरव्यू खत्म हो गया, पूछने की जरूरत, आपने नौबत कहां छोड़ी, आप इतने नर्वस होकर दिखा दिया है कि मेरे से कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। सर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जाके, ये होता है प्रोटेक्शन देना अपने आप को। ऐसे जाएंगे अभी प्रैक्टिकल देने क्लास 12 का, बैठेंगे ऐसे पैर क्रॉस लेग करके। नौबत आती नहीं बेटा क्वेश्चन पूछने की, आपको पता नहीं है, ठीक ठाक इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाने वाला आपसे, भूल जाओ आपसे कोई क्वेश्चन होगा। चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।